हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि बेगवुची डिटेक्टिव को अभी नोटबुक देते हैं, इतने में ही उसके सीने पर गोली लग जाती है और ये गोली किमबुची ने मारी होती है। गोली लगने के बाद चीफ चंग वहां से जाने लगते हैं। डिटेक्टिव बेगवुचिन के पास होता है तो बेगवुचिन उनको एक नाम बताता है कि ओरियाना फलाची, और फिर यही नाम लेते लेते वो मर जाते हैं। डिटेक्टिव उनको आवाजें दे रहे होते हैं, फिर उनको चेक करते हैं तो उनकी हार्ट बीट बंद हो चुकी होती है। फिर चीफ चंग को दिखाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो वो चीफ मून से मिलते हैं। चीफ मून उनसे पूछते हैं कि क्या आप ही वो हैं जो किमबुचिन को सारे ऑर्डर दे रहे थे। तो चीफ चंग कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। इतने में डिटेक्टिव वहां पर आते हैं और चीफ चंग पर गन तान लेते हैं। डिटेक्टिव कहते हैं इस तरह सच्चाई को झुठलाकर आप हमेशा बच नहीं सकते हैं। तो चीफ चंग कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम मुझे मार दोगे। तो डिटेक्टिव कहता है कि आपको जिंदा छोड़ने की मुझे अभी कोई भी वजह नहीं नजर आ रही, और अब मेरे पास आपकी नोटबुक भी है। शुरू से लेकर आखिर तक आपने जो भी क्राइम्स किए हैं मैं वो सारे सामने लेकर आऊंगा। तो चीफ चंग कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि बेगवुची मुझे यहाँ पर लेकर आएगा। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरी नोटबुक के पीछे पड़ा हुआ है? तो इसलिए मैंने एक नकली किताब बेगवुची के लिए छुपा कर रख दी और उसमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी और ना ही उसमें मेरी हैंड राइटिंग है। फिर वो डिटेक्टिव बेग का हाथ नीचे करते और कहते हैं कि शायद अब तुम समझ गए होगे कि तुम इतनी एफर्ट करने के बाद भी मुझे नहीं पकड़ सकते, और अब अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। जो तुम करना चाहते हो वो मत करना। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हारा हाल भी वही होगा जो बेगवुची का हुआ है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि जो करना है तुम करो, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करते हो, लेकिन तुम एक बात याद रखना, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा, और अगर एक बार हाथ आ गए तो सारा हिसाब चुकता करूंगा, और जिसके लिए तुम काम करते हो ना उस तक भी ये बात पहुंचा देना, उसे भी मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये सब बातें सुनने के बाद चीफ चंग वहां से जाने लगते हैं। तो चीफ मून कहते हैं कि ये सब कुछ करने की वजह क्या है, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें जस्टिस पसंद नहीं है, तो बताओ इन सब के पीछे वजह क्या है। तो चीफ चंग कहते हैं कि मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही सोचता हूँ और मुझे लगता है कि मैं जिस रास्ते पर हूँ वो बिल्कुल सही है, और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। तो चीफ मून डिटेक्टिव से कहते हैं कि तुमने जो भी किया वो सही किया। फिर डिटेक्टिव बस सोचने लगते हैं कि ओरियाना फलाची क्या है। फिर हमें चीफ मून और शीजुन को दिखाते हैं। शीजुन बताता है कि डिटेक्टिव बेग और उनकी वाइफ दोनों की कोई फैमिली नहीं थी, वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए थे। और फिर चीफ मून से कहता है कि जब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी तो मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा फ्यूनरल अरेंज करें। फिर हमें लुटिनाटो को दिखाते हैं। वो सबको बता रही होती है कि हमारे पास जो केसेस है मैंने इसको नोटबुक से मैच करके देखा है, लेकिन वो डिफरेंट है। इस नोटबुक में जितने भी लोकेशंस और डेट्स हैं वो पूरी तरह से मैच नहीं करती हैं। और फिर वो उनको ओरियाना फलाची के बारे में बताती है जो एक इटालियन जर्नलिस्ट और राइटर भी होती है, और बताती है कि ये लेजेंडरी जर्नलिस्ट में से एक है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि मानने वाले ही मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसका बेगवुची के साथ क्या कनेक्शन है। तो लुटिनाटो कहती है कि कनेक्शन ऑफ कोर्स वो कोई भी नहीं है, क्योंकि ओरियाना फलाची कभी कोरिया आई ही नहीं है। तो सार्जेंट यू कहती है कि लेकिन फिर भी बेगवुची ने मरते हुए इसका नाम लिया था, तो इसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। फिर हमें डिटेक्टिव को छत पे दिखाते हैं। वहाँ पर सार्जेंट यू आती है और कहती है कि डिटेक्टिव क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि ठीक है, मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैंने सुन लिया। सार्जेंट यू कहती है कि क्या प्रिटेंड किया और क्या सुन लिया आपने? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम मुझे कंसोल करने के लिए आए हो, तो इसलिए मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तो सार्जेंट यू कहती है कि कंसोल करने, अच्छा आप ये सब कुछ सोचना बंद कीजिए और चलिए चल के सोजू खाते हैं। फिर हमें सार्जेंट यू और डिटेक्टिव को एक शॉप में दिखाया जाता है। डिटेक्टिव सार्जेंट यू को घूरे होते हैं। तो सार्जेंट यू कहती है कि क्या हुआ, क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? ये जगह तो इस खाने के लिए बहुत मशहूर है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम खाना खाने के बाद ड्रिंक करने की सोच रही हो तो मैं ड्रिंक नहीं करना चाहता। तो सार्जेंट यू कहती है कि कहा गया है कि एवरीवन हैज अ प्लान अनटिल दे पंच देयर फेस। तो डिटेक्टिव हंसते हैं और पैक बनाने के लिए कहते हैं। फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं। फिर सार्जेंट यू डिटेक्टिव को देख रही होती है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि क्या हुआ? तो सार्जेंट यू कहती है कि आज आपने कहा था ना कि वो मत करो जो तुम करना चाहते हो, बल्कि वो करो जो बेहतर होगा। तो ये सब बातें जो आपने कही आप इस पर खुद भी यकीन करते हैं या बस बेगवुची को ही कही है? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि यहाँ शराब पीने आई हूँ, उसकी बेइज्जती तो मत करो, मेरी इंटेरोगेशन मत करो, और लगता है तुमने आज तक ज्यादा शराब नहीं पी है। जब शराब पीना शुरू करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो सार्जेंट यू कहती है कि आपको कुछ भी नहीं पता है, और आपने कभी सोचा है कि मुझे उन लोगों को स्केच बनाकर कैसा लगता होगा जो मरने वाले हैं? तो इतने में डिटेक्टिव खड़े होते हैं और अपना बेल्ट खोलने लगते हैं। तो सार्जेंट यू कहती है कि अरे ये आप क्या कर रही हैं? तो डिटेक्टिव सार्जेंट यू को अपना जख्म दिखाते हैं और कहते हैं कि पता है तुम्हें ये क्या हुआ था? एक आदमी आया था याकूजा नाइफ लेकर, उसने मेरे पेट में घोंप दिया, और इसके बाद 7 घंटे तक मेरी सर्जरी होती रही थी, और उसके बाद 2 दिन तक मैं आईसीयू में पड़ा रहा था। उसकी तो मैंने इतना दर्द झेला, उसके बाद ये निशान भी मुझे मिल गया। तुम जानती क्या हुआ बीत? तो सार्जेंट यू कहती है कि डिटेक्टिव जूनियर हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मैं 2 साल तक अपने घर में रही थी, वो भी सिर्फ इसी डर से कि मैं बाहर गए लोगों से मिली और कहीं मैं उनके मरने का स्केच ही ना बना दूं। और अब वो सब कुछ सोचकर मैं हंसी हूँ, लेकिन उन दिनों में मुझे लगता था कि मैं मर जाऊँ या फिर मैं अपने हाथ काट दूं, और हर दिन इस बारे में मैं 1000 बार सोचती थी। तो इसलिए आप रहने दें, मैं उससे बात करूंगी जो मेरे लेवल का हो, ऐसे इंसान से नहीं जो कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताकर तो रोता रहे। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि जानती हो जब मैं हाई स्कूल में था, पता नहीं ये बताना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं लड़कियों में इतना पॉपुलर था कि मैं घर तक नहीं जा सकता था। तो सार्जेंट यू कहती है कि वाकई एक लड़की ने तो मुझे भी बताया था कि वो मुझे पसंद करती है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तो मैं अपने स्कूल का प्रेसिडेंट हुआ करता था। पता है कितनी बड़ी बात है, इसमें वोटिंग होती है, सोचो मैं कितना पॉपुलर था। तो सार्जेंट यू कहती है कि मुझे भी स्कूल में एक्टर के तौर पर चुना गया था, किसी ने मुझे कहा था कि मैं एंजल लगती हूँ। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि चाइल्ड एक्टर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर वो दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। डिटेक्टिव नशे में चूर कहते हैं कि सुनो अब बस करो, मुझे तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम और नहीं पी पाओगे।
गई। तो साजन कहती है कि मुझसे ज्यादा बुरी हालत तो आपकी है इस टाइम। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि अच्छा चलो फिर देखते हैं कि कौन ज्यादा पी सकता है। तो साजन कहती है कि मैं तो अभी और पी सकती हूँ, लेकिन आप मेरी बराबरी नहीं कर सकते। तो साजन एक पैग लेती है और पी लेती है, लेकिन डिटेक्टिव नहीं पी रहे होते। तो साजन कहती है कि क्या हुआ, जल्दी से खत्म करें। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है बेगबुजिन अभी कहाँ होगा? मेरे ख्याल से मिस्टर बेगबुजिन अभी उसके साथ होंगे जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। तो साजन कहती है कि हाँ हो सकता है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि सार्जेंट यो, पीने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं सच में, और मैं तुम्हें मान गया। ये कहते कहते डिटेक्टिव वहीं पर सो जाते हैं। तो सार्जेंट यो डिटेक्टिव को उठाने लगती है कि अरे उठिए, आप सो भी गए, अभी तो हमने पीना शुरू किया था। लेकिन डिटेक्टिव नहीं उठते। तो सार्जेंट यो कहती है कि मेरा कोई मैच नहीं है, अगली बार मुझसे पंगा मत लेना। फिर वो डिटेक्टिव कॉन्ग के सर को सहलाने लगती है। फिर हमें किम दो-जिन को दिखाते हैं जो ड्रिंक कर रहा होता है, अपने हाथों को देख रहा होता है और बेगबुजिन की बातों को याद कर रहा होता है कि जब बेगबुजिन कह रहा था कि तुम्हें सोचना होगा जो तुम कर रहे हो क्या वो जस्टिफाइड है। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था, मुझे गौर से देखो, तुम्हारा भी फ्यूचर यही होने वाला है। और याद करते हैं जब बेगबुजिन को उन्होंने गोली मारी थी। फिर किम दो-जिन को चीफ जिंग की कॉल आती है, लेकिन उसकी कॉल नहीं पिक करता। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग साजन यो को दिखाया जाता है जो अपने बालों को ड्राई कर रही होती है। तो लूटिनेट वो आती है और कहती है कि देखो तो जरा, ओहो यानी तुम कल घर नहीं गई। तो साजन यो कहती है कि मैं कल रात को यहीं बस पास में ड्रिंक करने के लिए गई थी, कुछ ज्यादा हो गई थी तो मैंने सोचा मैं यहीं पर सो जाऊं। तो लूटिनेट वो कहती है कि क्यों, सब ठीक तो था ना? तो साजन यो कहती है कि तुम जानती हो ना मेरी ड्रिंकिंग कैपेसिटी के बारे में? तो लूटिनेट वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि उसके बारे में सोच रही हूँ जिसके साथ तुम थी, उसकी तो हालत ही खराब हो गई होगी। तो साजन यो कहती है कि पता नहीं। तो लूटिनेट वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे डिटेक्टिव कॉन्ग को कुछ बताना है, और वो चली जाती है। इतने में वहाँ पर डिटेक्टिव भी आ जाते हैं। तो साजन यो कहती है कि डिटेक्टिव आप ठीक है ना? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि पीते हुए किए जाने वाली बातें अपने तक ही रखते हैं, तुम्हें इतना भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? तो साजन यो कहती है कि क्यों, कल कुछ हुआ था क्या? और फिर हंसते हुए कहती है कि ओ अच्छा, आपको तो कुछ याद नहीं होगा, आप तो बेहोश हो गए थे ना? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि ज्यादा हंसो मत। तो साजन यो कहती है कि ओके। फिर लूटिनेट वो सबको बताती है कि मेरी बात ध्यान से सुने, बेगबुजिन की फेक आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी एक होमलेस इंसान की थी और उसने इस इंसान की आइडेंटिटी टैक्स भरने के लिए ली थी। ये इसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये पिछले 2 साल से एक फाउंडेशन को डोनेट कर रहा है। तो साजन यो कहती है कि ये फाउंडेशन जो लोग बीमार होते हैं उनकी मदद करती है और जिनकी फैमिली में किसी को मर्डर किया हो उनको पैसे देती है। एक ऐसे इंसान जिसने लोगों को मार दिया है क्योंकि वो क्राइम करने वाले थे, और दूसरी तरफ वो एक फाउंडेशन को पैसे भी डोनेट करता है। तो लूटिनेट कहती है कि सही कहा, इन दोनों बातों का कोई भी मैच नहीं है। मुझे ये अजीब लगा तो मैंने इसकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन निकाली और मुझे पता चला है कि बेगबुजिन पूरे यूनाइट ग्रुप को डोनेट नहीं कर रहा है बल्कि वो सिर्फ एक इंसान को डोनेट कर रहा है। तो साजन यो कहती है कि वो इंसान कौन है जिसे बेगबुजिन डोनेट कर रहा है? तो लूटिनेट कहती है उसका नाम है मिनसू, और 3 साल पहले उसका पति मर गया जिसका नाम था जंगसू, और वो हानसुन डेली में पॉलिटिकल सेक्शन का एडिटर था। तो साजन यो कहती है कि हानसुन डेली। तो चीफ मून कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम इसे जानती हो? तो साजन यो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे पापा हानसुन डेली में जर्नलिस्ट थे। तो लूटिनेट बताती है कि कुछ ऐसा हुआ था कि जब उसकी वाइफ घर से बाहर गई थी तो वापस आने पर उसने देखा कि उसके हस्बैंड को बेरहमी से किसी ने मार दिया है। तो चीफ मून कहते हैं कि इसका मतलब है कि वो उस आदमी की बीवी को पैसे भेज रहा था जिसको उसने मारा था। तो साजन यो कहती है कि लेकिन ये इंसान ऐसा नहीं लगता है कि जिसको बेगबुजिन टारगेट कर सके। तो लूटिनेट कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो? तो साजन यो कहती है कि तुम्हें वो प्रोफाइल्स याद है ना जिनको बेगबुजिन ने टारगेट किया था, उन प्रोफाइल्स को इस प्रोफाइल के साथ मैच करो, इसने कभी कोई क्राइम नहीं किया था और ना ही ये करने वाला था, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि मिस्टर बेगबुजिन ये जानते थे कि वो इनोसेंट है, इसलिए वो उनको पैसे भेजते थे, अपने किए हुए गुनाह के बदले में उनको ऐसा करना ठीक लगा होगा। फिर हमें शीजुन को दिखाते हैं जिन्हें चीफ पार्ट की कॉल आती है। वो कहते हैं कि तुमने अभी तक लंच नहीं किया होगा ना, तुम्हें पता है ना कि कोरियन लोगों के लिए खाना कितना जरूरी है। फिर वो शीजुन को अपने साथ लंच के लिए बुलाते हैं। फिर हम इन दोनों को खाना खाते हुए दिखाते हैं। शीजुन कहता है कि आजकल ऑफिस में कुछ चीजें अच्छी नहीं चल रही। तो चीफ पार्ट कहते हैं कि हाँ बहुत ही जल्द डिस्ट्रिक्ट चीफ अनाउंस होने वाले हैं इसलिए। तो शीजुन कहता है कि हाँ जैसे इससे आपको कोई लेना देना ना हो, आप टॉप कंटेस्टेंट में से एक हैं। तो चीफ पार्ट कहते हैं कि मैं नहीं कह सकता कि मैं डिस्ट्रिक्ट चीफ बन सकता हूँ और ना ही मेरे ऐसे सोचने से कुछ होगा, लेकिन अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर साबित करके दिखा दूंगा और यही सही तरीका है। और फिर कहते हैं कि अगर तुम स्किल और एक्सपीरियंस की बात करो तो मुझे नहीं लगता कि इस बार मेरा कोई भी चांस है। फिर वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं। तो चीफ पार्ट मून कहते हैं कि लेकिन मैं तुमसे किसी मकसद की वजह से मिलना चाहता था। कोंगदो-शिक को अच्छे बिहेवियर की वजह से अर्ली लिस्ट में डाला गया है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं। और ये वही इंसान होता है जिसने सार्जेंट यो के मॉम एंड डैड को मारा होता है। फिर हमें सार्जेंट यो डिटेक्टिव को मिनसू के घर दिखाया जाता है। सार्जेंट यो कहती है कि मैं आपसे माजर चाहती हूँ कि मुझे आपसे वो सारी बातें दोबारा पूछनी पड़ेंगी। तो मिनसू कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो डिटेक्टिव उनसे पूछते हैं कि आपके हस्बैंड मरने से पहले किस स्टोरी पर काम कर रहे थे। तो मिनसू कहती है कि वो ऐसे इंसान नहीं थे जो काम की बात घर पर करें। तो सार्जेंट यो कहती है कि आपको पता है कि वो किस तरह की स्टोरी पे काम कर रहे थे। तो मिनसू कहती है उनकी डेथ के बाद पुलिस ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया था और माफ कीजिएगा मैं अब आपको कुछ नहीं बता सकती। तो सार्जेंट यो कहती है कि कोई बात नहीं शुक्रिया। इतने में वो कहती है कि रुकिए, मैंने एक बार उनको फोन पर बात करते हुए सुना था। तो सार्जेंट यो कहती है कि अच्छा वो क्या बात कर रहे थे। तो मिनसू कहती है कि ये बात उनके मरने से कुछ दिन पहले की है, वो किसी एल्डर से बात कर रहे थे। तो सार्जेंट यो कहती है क्या आप इस बारे में कुछ और बता सकती हैं। तो मिनसू कहती है कि नहीं मुझे और कुछ भी नहीं याद, मुझे ये नाम बस इसलिए याद था क्योंकि ये एक अनजान नाम था। फिर सार्जेंट यो कहती है अगर आपको एतराज ना हो तो क्या हम उनका कमरा देख सकते हैं। तो मिनसू
उनको जंगसू के कमरे में लेकर आती है और कहती है कि आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए आप देख सकते हैं, और वहाँ से चली जाती है। तो साजन डिटेक्टिव से कहती है कि ये कोई क्राइम तो करने नहीं वाले थे, तो आपको क्या लगता है कि बेगबू जिन इनको क्यों मारा होगा। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम सवाल गलत पूछ रहे हो, बल्कि सवाल अब ये होना चाहिए कि चीफ जिन के पास ऐसी कौन सी वजह थी इसको मारने की। तो साजन कहती है कि नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि एल्डर ने चीफ जंग को ये ऑर्डर क्यों दिए इसको मारने के लिए। इतने में बातों बातों में साजन वहाँ पर एक बुक देखती है जिसका नाम होता है ओरियाना पलाची। तो साजन उस बुक को निकालती है और उसे देखने लगती है। इतने में उस बुक के अंदर से एक नोटबुक और एक ऑडियो टेप निकलती है। साजन उस नोटबुक को निकालती है और उसे खोलती है। इतने में उसमें से एक पिक्चर नीचे गिरती है। साजन उस पिक्चर को उठाती है तो वो साजन की फैमिली पिक्चर होती है। फिर साजन उस नोटबुक को देखने लगती है और देखती है कि वो नोटबुक उसके पापा की होती है। फिर वो डिटेक्टिव को बताती है कि ये नोटबुक मेरे पापा की है। और आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शीजुन आता है। शीजुन कहता है कि पापा की नोटबुक क्या मतलब है तुम्हारा। तो लुटिनेट उनको नोटबुक देती है। फिर शीजुन उस नोटबुक को देखता है और कहता है कि जर्नलिस्ट जंगसू। तो साजन पूछती है कि क्या तुम इन्हें जानते हो। तो शीजुन कहता है कि वो पापा के क्लोज जूनियर थे और वो हमारे घर में बहुत बार आए हैं। शायद तुम छोटे थे इसलिए तुम्हें याद नहीं होगा। और क्या ये नोटबुक तुम्हें जंगसू के घर से मिली है। तो साजन कहती है कि हाँ, और 1998 में जब पापा की डेथ हुई थी उस वक्त पापा इस एल्डर नाम के इंसान पर काम कर रहे थे। फिर साजन अपने पापा की तरफ से लिखी हुई एल्डर के बारे में सर्च को बताती है। तो चीफ मून कहते हैं कि जिस एल्डर के बारे में इस नोटबुक पे लिखा गया है उस पर यकीन करना थोड़ा सा हार्ड होगा। अगर वो जापानीज एरा में पैदा हुआ होगा तो अभी तक वो तकरीबन 80 साल का होगा। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि वाकई में कितना कमीना आदमी है, आपको वो जो मूवीज में कॉन्स्पिरेसी होती है उससे ऐसा नहीं लगता। तो शीजुन कहता है कि हमारे पापा ऐसे इंसान नहीं थे कि बेसलेस कॉन्स्पिरेसी के पीछे भागते रहे, और अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था तो उसका मतलब है कि इसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर होगी। फिर वो साजन से पूछता है कि उस ऑडियो टेप में क्या है। वो लोग टेप को प्ले करते हैं तो वहाँ से एक लेडी की आवाज आती है जो कहती है कि आप पहले ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो इतनी गहराई तक पहुंचे हैं। और ये सब कुछ जान के मुझे हैरानी हुई। तो साजन के डैड हंसते हैं और कहते हैं कि मुझे यकीन है कि ये सब कुछ कहने के लिए आपने मुझे कॉल नहीं किया होगा। तो वो लेडी कहती है कि आप इस मामले की जितनी गहराई में जाएंगे आपका उतना ही नुकसान होगा। तो साजन के डैड कहते हैं कि आप ऐसे ही सबको ढूंढ ढूंढ कर धमकाती रहती हैं। तो वो कहती है कि आप एक स्पेशल केस है, आप हमारे साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते। आप अपने टैलेंट के साथ अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, और हमारे देश को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए हमें अपनी वेल्थ को बढ़ाना होगा, और हम अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए वही काम करते हैं। तो साजन के डैड कहते हैं कि देश के लोग आपको तो कभी उनकी जरूरत थी ही नहीं, बल्कि आपको तो ऐसे लोग चाहिए जो बस आपके ऑर्डर सुने और आपका काम करते रहे। तो वो कहती है कि अगर आपको पावर नहीं चाहिए तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, और आप ये बात भी जानते होंगे कि एल्डर क्या कर सकते हैं। तो साजन के डैड कहते हैं कि मैं बस ये बात जानता हूँ कि आप सच्चाई को ज्यादा देर छुपा नहीं सकती, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। तो वो कहती है कि क्या बेकार बात है, तो फिर बताइए कि आपका क्या फैसला है। और फिर यहीं पर ही टेप रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। लुटिनेट टेप रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया और साजन सबके दरमियान से उठ के चली जाती है। फिर साजन शीजुन से कह रही होती है कि हमारे बाबा का सरेआम कत्ल किया गया था। तो फिर शीजुन कहता है कि मॉम डैड की मौत का जो भी असली रीजन रहा होगा मैं उसे ढूंढ के रहूंगा, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तो तुम्हें मुझ पर भरोसा है। तो साजन कहती है कि हाँ। तो शीजुन कहता है कि चलो अब हम अंदर चलते हैं। वो अंदर जाने वाले होते हैं, इतने में साजन को फिर से विजन आने लगते हैं। फिर साजन सभी स्केचेस बनाने लगती है। साजन के एक स्केच में चीफ पार्क मून भी होते हैं। शीजुन उनको हैरानी से देख रहा होता है। तो लुटिनेटो कहती है कि स्केच में जो आदमी है क्या आप इसको जानते हैं। तो शीजुन कहता है कि ये स्केच में इंसान चीफ पार्क मून की तरह लग रहा है। फिर दूसरे स्केच में साजन कांगदोशी को बनाती है जिसने इसके पेरेंट्स को मारा होता है। तो चीफ मून कहते हैं कि ये इंसान। तो शीजुन कहता है कि आपने सही समझा, ये कांगदोशिक है और इसने हमारे पेरेंट्स को 20 साल पहले मारा था। डिटेक्टिव कहते हैं कि ये सिचुएशन तो बहुत ज्यादा सीरियस है, और इस फोर्थ स्केच में जो मार्क है क्या तुम इसे पहचानते हो। चीफ मून कहता है कि कांगदो के पास एक स्नाइपर राइफल है और चीफ पार्क मून के स्केच में भी एक निशान है। तो शीजुन कहता है कि क्या वो इसे टारगेट कर रहा है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि कांगदो शेख का ये पार्क मून को ही टारगेट कर रहा होगा। तो शीजुन कहता है कि ये वही प्रोसिक्यूटर है जिसकी वजह से 20 साल पहले उसको जेल में भेजा गया था। साजन अपने स्केचेस को देख रही होती है और कहती है कि इसका कोई मतलब नहीं बनता है। कांगदो शेख अभी जेल में है और जेल से बाहर आकर वो खून कैसे कर सकता है। तो शीजुन कहता है कि साजन मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन कांगदो शेख को अच्छे बिहेवियर की वजह से अर्ली रिलीज किया जा रहा है। साजन पूछती है कि ये कब हुआ। तो शीजुन कहता है कि 3 दिन पहले। फिर हमें चीफ पार्क मून को दिखाते हैं जो अपने ऑफिस से बाहर आ रहे होते हैं और कांगदो शेख भी उनको देख रहा होता है। फिर साजन को दिखाते हैं जो वहाँ से उठकर जाने लगती है तो डिटेक्टिव उसको रोक देते हैं, और फिर यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।